Welcome my dear friends. Now today in this session we are going to start to observe some basic psychometric process, and there are total 3 lectures. So this is your lecture number first. बिकॉज ये लेक्चर क्यों इतना बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 8 प्रोसेस है. ठीक है, सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन, उसके बाद इन दोनों का मिक्सअप, सेंसिबल हीटिंग विद डिह्यूमिडिफिकेशन और ह्यूमिडिफिकेशन. तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस हैं. ठीक है, यहाँ पे टोटल 8 प्रोसेसेस हैं. तो 3-3 प्रोसेस का ग्रुप लेके हम चलेंगे और 3 लेक्चर में हम कवर करेंगे. तो इस लेक्चर में, इस लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम साइकोमेट्रिक प्रोसेस में, बेसिक साइकोमेट्रिक प्रोसेस में हम 3 सेक्शन को फिनिश करते हैं, 3 प्रोसेस को हम फिनिश करते हैं. देन नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 प्रोसेस को फिनिश करेंगे एंड देन लेक्चर नंबर थर्ड में हम 2 प्रोसेस को फिनिश करेंगे. टोटल हमारे 8 जो प्रोसेस हैं, 8 के 8 प्रोसेस हमारे फिनिश हो जाएंगे. So let's start with the very first process, process number first, and our process number first is what? Sensible heating. ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट नंबर का प्रोसेस है वो है सेंसिबल हीटिंग. अब ये सेंसिबल हीटिंग होता कैसे है, क्या है, उसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं. So first of all, temperature increasing from T1 to T2 at constant specific humidity. सेंसिबल हीटिंग ही केवल यहाँ हो रही है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ही केवल बढ़ रहा है, बट यहाँ पे मॉइस्चर क्या है, मॉइस्चर क्या है माय डियर फ्रेंड्स, मॉइस्चर कांस्टेंट है. केवल हीटिंग की बात हो रही है, मॉइस्चर एडिशन की, दैट मींस ह्यूमिडिफिकेशन, और मॉइस्चर डिक्रीमेंट, दैट मींस डीह्यूमिडिफिकेशन की बात नहीं हो रही है. केवल यहाँ पे टेम्परेचर ही इंक्रीज कर रहा है. इज इट राइट ना? सो सपोज दैट दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर साइकोमेट्रिक कर्व. तो साइकोमेट्रिक कर्व पे आपने 2 स्केल देखा था, एक मॉइस्चर का देखा था, दैट मींस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का देखा था, और एक टेम्परेचर का देखा था. ठीक है, दैट मींस ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बारे में देखा था. दिस इज योर ड्राई बल्ब टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, एंड दिस इज योर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा. तो अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ती है इसका मतलब मॉइस्चर बढ़ता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका मतलब, इज इट राइट ना? दैट मीन्स फर्स्टली आपका एयर इस पॉइंट पे था, अब आपका एयर इस पॉइंट पे चला गया है, मतलब मॉइस्चर में ना ही कोई इंक्रीमेंट हुआ है ना ही कोई डिक्रीमेंट हुआ है. अगर ये लाइन इस तरीके से जाती तो मतलब क्या हुआ है, टेम्परेचर भी बढ़ा है, साथ में डिह्यूमिडिफाई हुआ है, क्योंकि ये ओमेगा की वैल्यू डाउनवर्ड गई, तो साथ में डिह्यूमिडिफाई हुआ है. अगर ये लाइन इस तरीके से जाती तो टेम्परेचर भी बढ़ा है, साथ में ह्यूमिडिफाई हुआ है, मतलब ओमेगा की वैल्यू बढ़ी है यानी ह्यूमिडिफाई हुआ है, मतलब मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट घटा है. यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ना ही बढ़ा है ना ही घटा है, नहीं इंक्रीज हुआ है ना ही डिक्रीज हुआ है, मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल कांस्टेंट है. ओके, एंड साथ में टेम्परेचर क्या हुआ है, टेम्परेचर आपका बढ़ा है. सो यू हैव टू कंसीडर ओनली दिस लाइन, only this line you have to consider. Suppose that the initial temperature is T1 and its final temperature is T2. Okay, and इस टेम्परेचर के बिहार पे अगर आप एंथैल्पी ऑब्जर्व करना चाहो तो दिस इज योर एंथैल्पी लाइन, जैसा कि मैंने जस्ट पीछे बताया. दैट मीन्स यहाँ पे H1 और यहाँ पे एंथैल्पी आपकी H2. दैट मीन्स यहाँ से अगर आप लाइन ड्रॉ करो एंड यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करो तो ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड हियर योर T1 इज ऑप्ट एंड T2 इज ऑप्ट. ओके, एंड दिस इज योर मेन लाइन. एंड ये जो लाइन क्या बता रही है, सेंसिबल हीटिंग के बारे में बता रही है. ठीक है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम वेयर, फ्रॉम T1 टू T2. टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है एट कांस्टेंट व्हाट, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. यही आपका हो रहा है. दैट मीन्स अगर एग्जांपल के फॉर्म में अगर हम बात करें तो हीटिंग कॉइल का एग्जांपल ले सकते हैं. हीटिंग कॉइल का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज दैट व्हाट, कि ये आप एक पाइप ले लो, इसमें क्या करो, हीटिंग कॉइल को आप डिप कर दो. दिस इज योर हीटिंग कॉइल. ठीक है, ये कॉइल आपका हीट हो रहा है. ठीक है, दिस कॉइल इज योर हीटिंग कॉइल. ठीक है, इस कॉइल से आपका हीट जनरेट हो रहा है. यहाँ से आप T1 टेम्परेचर पे एयर को थ्रो करो और ओमेगा 1 पे एयर को थ्रो करो,
तो ये आपका T2 टेम्परेचर हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से हीट बाहर आ रही है, एयर में ऐड हो रही है, बट आपका ओमेगा एज इट इज रहेगा। इज इट राइट? ये यहाँ पे ओमेगा 1 था, यहाँ भी ओमेगा 1 ही रहेगा। दैट मीन्स ना ही ह्यूमिडिफाई हो रहा है, ना ही डिह्यूमिडिफाई हो रहा है, केवल टेम्परेचर यहाँ T1 था, अब यहाँ T2 हो गया। दैट मीन्स योर T2 इज ग्रेटर देन T1। ओके, तो ये ऐसा काम हो रहा है, मतलब सेंसिबल हीटिंग ऑफ योर एयर इस तरीके से हो रहा है। ठीक है। तो सेंसिबल हीटिंग लोड ऑन कॉइल, अगर इस कॉइल पे लोड के बारे में देखा जाए, दैट मीन्स सेंसिबल हीटिंग, इस सेंसिबल हीटिंग के प्रोसेस में अगर लोड ऑन कॉइल देखा जाए, लोड ऑन कॉइल देखा जाए, इज इट राइट? तो ये क्या होगा, ये H2 माइनस H1, मतलब कितना एंथैल्पी इसने गंवाई, तो H2 माइनस H1 एंड मास फ्लो रेट ऑफ एयर, यही होगा। किस फॉर्मेट में होगा? किलो जूल पर सेकेंड और किलोवाट में होगा, और किलोवाट में होगा। किलो जूल पर सेकेंड को हम किलोवाट भी बोल सकते हैं। इज इट राइट? राइट और रॉन्ग? ओके, एंड वेयर T2 इज ग्रेटर देन T1, यहाँ पे T2 इज ग्रेटर देन T1 है। ये इस तरीके से है। अब जरा और ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और ऑब्जर्व करके कैलकुलेशन हम लिखते हैं। सो वेयर वेयर ये है हमारा मेन इक्वेशन, दिस इज आवर मेन इक्वेशन। अब यहाँ पे इस H1 एंड H2 के वैल्यू को हम देखते हैं। So where your H1 is nothing but what? Cp of air, this T1 temperature, dry bulb temperature, plus this omega 1, and in bracket 2500 latent heat, and Cp of vapor, and here T1. And what is the value of H2? Your H2 value is Cp of 2, Cp of air, here T2 plus omega 2, that means omega 2 यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये जो ओमेगा 2 है जस्ट किसके इक्वल है? ओमेगा 1 के इक्वल है, ठीक है ना? तो आप ओमेगा 2 लिखिए, बट ये ओमेगा 2 की वैल्यू इस ओमेगा 1 के इक्वल है। और यहाँ पे लेटेंट हीट को लिखेंगे, साथ में आप Cp ऑफ वेपर को लिखेंगे, Cp ऑफ वेपर को लिखेंगे, एंड T2 को लिखेंगे। तो H1 एंड H2 की वैल्यू क्या है? H1 एंड H2 की वैल्यू ये है, ठीक है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? सेंसिबल हीटिंग लोड, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। दैट मीन्स फाइनली you have to write your sensible heat load is just equal to mass flow rate of the air, this, and in bracket you have to write Cp of air को आप कॉमन ले सकते हैं, and in bracket आप क्या कर सकते हैं? T2 आपका बड़ा है, that means T2 minus T1, T2 minus T1 आप इजिली कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप क्या क्या वैल्यू कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पे आप ओमेगा is just equal, omega 1 is just equal to, for that omega is just equal to omega 2, that means you have to take the common the value of omega 1, and Cp v को आप कॉमन ले सकते हैं, and by which you have to write your T2 minus T1, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। So my dear friend, this formula is useful for only conventional problem, for IES और स्टेट पीएससी और एसएससी जेई के लिए ये फॉर्मूला केवल यूजफुल है, गेट के लिए ये फॉर्मूला यूजफुल नहीं है। गेट के लिए अगर आपको लिखना होगा तो आप कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे? शॉर्ट में फॉर्मूला लिखेंगे। शॉर्ट में आप फॉर्मूला क्यों ऐसा लिखेंगे? बिकॉज नाउ फ्रॉम हियर वी मेक दिस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव, हमें ऑब्जेक्टिव के लिए इस फॉर्मूले को बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए अगर इस फॉर्मूले को बनाना है तो हमें ये पूरे के पूरे इस वैल्यू को हमें जीरो पुट करना होगा, ठीक है। पूरे के पूरे वैल्यू को हमें जीरो पुट करना होगा। दैट मीन्स सेंसिबल हीट लोड इज जस्ट इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ द एयर, मास फ्लो रेट ऑफ द एयर, एंड Cp ऑफ द एयर, एंड इन ब्रैकेट T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अगर ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर फॉर दिस फॉर्मूला, आपको इस फॉर्मूले के साथ जाना होगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में आपका चाहे वो IES हो या फिर SSC JEE हो या फिर गेट हो, इन सब के लिए सेंसिबल हीटिंग जहां भी होगा आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, बट कन्वेंशनल के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। इज इट राइट? अगर मास फ्लो रेट का अगर इक्वेशन और कंपेयर करो तो वेयर रो ए इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ द एयर इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द एयर, आप इस तरीके से कोट कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स यू हैव टू राइट योर सेंसिबल हीट लोड इज जस्ट इक्वल टू रो ए एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द एयर into Cp of the air, and in bracket T2 minus T1 भी आप लिख सकते हैं,
आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला है। इज इट राइट? ये भी आपका ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला है। और अगेन सेंसिबल हीट लोड को दूसरे फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं? सेंसिबल हीट लोड को अगेन दूसरे फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं? रोए, दिस रोए वैल्यू आप इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे सीएमएम का मतलब क्या है? आप क्यूबिक मीटर क्यूब, ठीक है। मतलब अगर कोई ब्लोअर है, एसी में ब्लोअर जो चलता है, तो उसका वॉल्यूम रेट फ्लो के हिसाब से ही उसका मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे आप सीएमएम लिखोगे, दैट मीन्स ओके, यहाँ पे फ्लो रेट, सीएमएम क्या होता है? वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द ड्राई एयर इन मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाई आप इसको लिखोगे 60, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम फ्लो रेट की बात कर रहा हूँ। ओके, एंड दिस इज योर सीपी ऑफ द एयर। अगेन आई विल राइट आवर सीपी इज लाइक दैट, दिस इज योर सीपी ऑफ द एयर, सीपी ऑफ एयर, ड्राई एयर, एंड इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। ये इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, ये इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका जो यूनिट होगा किस में होगा? किलो जूल पर सेकंड में होगा। और यू हैव टू राइट दिस यूनिट फॉर किलोवाट, आप इस तरीके से भी इसके यूनिट को लिख सकते हैं। वेयर योर सीएमएम इज व्हाट? योर सीएमएम इज नथिंग बट वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ ड्राई एयर, वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ ड्राई एयर इन व्हाट? इन मीटर क्यूब पर मिनट। आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। दैट मीन्स यू हैव टू मेंशन योर स्पेसिफिक heat load in form of 1.2 into 1.005 divided by 60 cmm and in bracket T2 minus T1 आप इस तरीके से कोड कर सकते हैं। ओके, सो यू हैव टू राइट योर फॉर्मूला इन फाइनल इन मैनर। आप किस तरीके से कोड कर सकते हैं? आप सेंसिबल हीट लोड इज जस्ट इक्वल टू, आफ्टर द कैलकुलेशन, 0.0204 cmm इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। आप इस तरीके से फाइनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। फाइनल फॉर्मूला आप इस तरीके से लिख सकते हैं, किसमें? किलोवाट में, ठीक है ना। एंड इसकी वैल्यू आप हमेशा मिनट में ही रखेंगे, ठीक है ना, जैसा कि मैंने बताया, हमेशा आपको मिनट में ही रखना है। और ये फॉर्मूला आपको हमेशा केवल और केवल ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करना है, गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब भी आपको सेंसिबल हीटिंग होगी तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना होगा। सेंसिबल हीट लोड इज जस्ट इक्वल टू 0.0204 cmm इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। आपको यही लिखना होगा। इज इट राइट? अगर यहीं पे सेंसिबल कूलिंग की बात होगा तो सेंसिबल कूलिंग के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप इसको नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। लेट्स मूव अहेड विद सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है उसके बारे में देखते हैं। अंडर बेसिक साइकोमेट्रिक प्रोसेस, सेकंड प्रॉपर्टी को आप नोट करिए। दिस इज योर सेकंड प्रॉपर्टी, सेंसिबल कूलिंग। ओके, सेंसिबल कूलिंग, दैट मीन्स व्हाट? सेंसिबल कूलिंग कैसे होगी? अगेन ये साइकोमेट्रिक चार्ट आप बनाएंगे, दिस इज योर साइकोमेट्रिक चार्ट। और यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे उल्टा चलोगे आप, ठीक है ना। यहाँ पे अब आपको उल्टा चलना है, दैट मीन्स व्हाट? कि this is your T2 and this is your T1 and in this case T2 is greater than T1। मतलब पहले आपका जो एयर था उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, अब आपके एयर का टेम्परेचर कम हो चुका है। दिस इज योर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड दिस इज योर ट्राइबल टेम्परेचर एक्सिस एंड दिस इज योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी विच है 100% एंड दिस इज योर साइकोमेट्रिक चार्ट। इस तरीके से है। ओके, सपोज दैट एक पाइप में एयर फ्लो हो रहा है, एक पाइप में एयर फ्लो हो रहा है, आपने इसमें कॉइल लगाई, ये कॉइल काफ़ी ठंडा है, इसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहे हैं। दैट मीन्स इस एयर में अगर सपोज दैट इनिशियल टेम्परेचर T2 है तो ये एयर बाहर जाके T1 हो रहा है, मतलब इसका T2 इज ग्रेटर देन T1। कैसे? क्योंकि इसमें रेफ्रिजरेंट इस कॉइल में फ्लो हो रहा है, तो जिसके कारण ये एयर ठंडा हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया, बट एयर का जो इनिशियली ह्यूमिडिटी था और जो बाद का ह्यूमिडिटी था आपस में दोनों इक्वल है, मतलब यहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन एंड डी नहीं हो रहा है, ठीक है। केवल यहाँ पे कूलिंग हो रही है। सेम पीछे वाला ही केस है, बस थोड़ा सा रिवर्स है, ठीक है। और ये कैसा कॉइल है? ये वही आर ई इफेक्ट वाला कॉइल है, आर ई इफेक्ट वाला कॉइल याद आ रहा है आपको?
4 से 1 प्रोसेस, ये कौन सा था? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जहाँ हो रहा था, कैसे हो रहा था? इवापोरेटर, याद आया? इवापोरेटर, वही इवापोरेटर वाला कॉइल है, ठीक है ना? तो सेंसिबल कूलिंग लोड को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप डायरेक्टली लेट्स कंसीडर फॉर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, आप ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के लिए ही आगे बढ़े, तो आप सेंसिबल कूलिंग के लिए आप क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला मास फ्लो रेट ऑफ द एयर इन ब्रैकेट H1 माइनस H2, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। पीछे वाले केस में क्या था? सेंसिबल हीटिंग में H2 माइनस H1 था, बट यहाँ पे क्या है? H1 माइनस H2 है। आप इस तरीके से लिखेंगे। किलो वाट में भी इसका यूनिट लिख सकते हैं या फिर किलो जूल पर सेकंड में आप इसका यूनिट लिख सकते हैं, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर फाइनली सेम पीछे की तरह ही हम केस को प्रोसीड करें और वहां पे वैल्यू को जीरो करें तो हम फाइनल एक इक्वेशन सीएमएम के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस यहाँ पे टेम्परेचर को ही चेंज करना होगा। तो यहाँ पे जो फाइनल हम इक्वेशन का यूज करेंगे, जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस, हम कौन सा इक्वेशन का यूज करेंगे? हम केवल इस इक्वेशन का ही यूज करेंगे। एंड आवर इक्वेशन इज सेंसिबल कूलिंग लोड, सॉरी सेंसिबल कूलिंग लोड is just equal to 0.0204 cmm करेंगे एंड इन ब्रैकेट हम T1 माइनस T2 करेंगे। ये इस तरीके से करेंगे। इसकी यूनिट कितनी होगी? किलो वॉट में होगी। ये इस तरीके से यूनिट होगी। और ये फॉर्मूला किसके लिए यूज करेंगे? हम ऑब्जेक्टिव के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सेंसिबल कूलिंग का एनालिसिस हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब हम तीसरे प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे हम 3 प्रोसेस के बारे में एनालिसिस करेंगे। एंड अगेन लेक्चर नंबर, नेक्स्ट लेक्चर में, दैट मीन्स लेक्चर नंबर सेकंड में, हम फिर से 3 प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। एंड थर्ड एंड लास्ट लेक्चर में हम 2 प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो टोटल हमारे 8 प्रोसेस फिनिश हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड। तो थर्ड प्रोसेस से सबसे पहले हम शुरू करते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। ओके, ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन और प्योर ह्यूमिडिफिकेशन। कि ये ह्यूमिडिफिकेशन होता क्या है उसके बारे में हम देखेंगे, और ये प्योर ह्यूमिडिफिकेशन होता क्या है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ह्यूमिडिफिकेशन को हम देखते हैं। तो ह्यूमिडिफिकेशन किस तरीके से होता है उसको साइकोमेट्रिक कर्व पे सबसे पहले तो हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और केवल यहाँ ह्यूमिडिफिकेशन ही हो रहा है, हीटिंग या फिर कूलिंग नहीं हो रही है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट जाएगा, केवल आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वाली लाइन ही आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से हो रहा है, सपोज दैट व्हाट, कुछ इस तरीके से हो रहा है, इज इट राइट? इस तरीके से हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि इनिशियल एयर आपका यहाँ था, इस पॉइंट A1 पे था, अब फाइनल एयर आपका यहाँ चला गया है। मतलब एयर का टेम्परेचर जो क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है बस, बट इसका ओमेगा जो है वो चेंज हो रहा है। ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा, सॉरी ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1। दैट मीन्स जो फाइनल कंडीशन है एयर की, वो ज़्यादा, उसमें मॉइस्चर है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी कंटेन हुआ है, ओके ना। दैट मीन्स मास ऑफ वेपर को ऐड करते जाओगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये लाइन ऊपर जाती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। सो यहाँ जब मास ऑफ वेपर ऐड करोगे तो ये लेटेंट हीट को ले लेके अपने फेस को चेंज करेगा, बट कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे सेंसिबल हीटिंग जो है या फिर सेंसिबल कूलिंग है या स्पेसिफिक हीटिंग का जो कंसेप्ट है, ये सब कांस्टेंट होने वाला है। यहाँ पे केवल लेटेंट हीट में ही इंटरचेंजिंग होके ये अपने फेस को चेंज करता जाएगा, बट कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन किया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फंडामेंटल आएगा, यहाँ पे कौन सा फंडा आएगा? यहाँ पे लेटेंट हीट का फंडा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लेटेंट हीट का फंडा आएगा। दैट मीन्स, that is, you have to calculate latent heat load, okay, you have to calculate latent heat load,
क्योंकि लेटेंट हीट को इन्वेस्ट कर करके टेम्परेचर को कांस्टेंट ये कर रहा है और फेज को चेंज कर रहा है. सो हियर यू हैव टू कैलकुलेट लेटेंट हीट लोड. ओके, सो लेटेंट हीट को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं? मास फ्लो रेट ऑफ द एयर इन ब्रैकेट H2 माइनस H1 के फॉर्म में आप इजीली लिख सकते हैं. H2 के माइनस H1 के फॉर्मेट में किस तरीके से लिख सकते हैं? दिस इज योर H2 एंड दिस इज योर H1. तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं H2 माइनस H1. इज इट ओके? इन किलोवाट आप इस तरीके से लिख सकते हैं. वेरी गुड. वेयर H1, यहाँ पे इस केस में H1 आपका क्या है? H1 आपका अगेन वही पीछे वाला Cp ऑफ A एंड T1 प्लस ओमेगा 1 एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस केस में ये ओमेगा 1 इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 2, बट सेंसिबल हीटिंग एंड सेंसिबल कूलिंग के केस में आपका ओमेगा 1 जस्ट इक्वल टू ओमेगा 2 था, बट यहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है. दैट मीन्स PV, दैट मीन्स मॉइस्चर, दिस मॉइस्चर कंटेनिंग इंक्रीज कर रहा है. दैट मीन्स मास ऑफ द वेपर यहाँ पे सपोज दैट 40 था, यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पे 70, यहाँ पे 80. मास ऑफ वेपर बढ़ रहा है. ठीक है, मास ऑफ वेपर बढ़ने के कारण ओमेगा 1 इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 2. And here H1 is Cp of A T1 plus omega 1 in bracket latent heat plus Cp of vapor, and here your T1, and again you have to write for H2 value, that means Cp of A लिखोगे, T2 लिखोगे, प्लस ओमेगा 2 आप लिखोगे, 2500 आप लिखोगे, प्लस Cp ऑफ वेपर आप लिखोगे, एंड T2 आप लिखोगे. आप इस तरीके से करोगे. ठीक है, तो यहाँ से जो लेटेंट हीट लोड जो आप फाइंड करोगे, वो उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी मास फ्लो रेट ऑफ द एयर इन ब्रैकेट 2500. ओके, एंड हियर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस T1 Cp ऑफ वेपर in bracket omega 2 minus omega 1 by taking off all the values common. ये एक नॉर्मल ये एक चीज आएगी, किसमें आएगी? किलोवाट में आएगी. माय डियर फ्रेंड्स, अगेन ये फॉर्मूला केवल कन्वेंशनल के लिए यूज होगा. दैट मीन्स ESE या फिर IES के कन्वेंशनल के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, या फिर SSC JEE के कन्वेंशनल के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, या फिर स्टेट PSC, कोई भी स्टेट PSC का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो उसके कन्वेंशनल पेपर में आप यही फॉर्मूला लगाओगे, ऑब्जेक्टिव वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे. इज इट राइट और रॉन्ग? आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, कोई दूसरा ऐसा शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं लगाना है कन्वेंशनल के लिए. बट अगर आप ऑब्जेक्टिव को फॉलो कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव के केस में आपको इस वैल्यू को जीरो पुट करना होता है. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के केस में ये लेटेंट हीट लोड आपका क्या हो जाएगा? लेटेंट हीट लोड आपका हो जाएगा मास ऑफ द एयर, ओके, इन ब्रैकेट 2500, ओके, इन ब्रैकेट ओमेगा 2 माइनस ये ओमेगा 1. ये इस तरीके से हो जाएगा. ओके, ये इस तरीके से हो जाएगा लेटेंट हीट लोड. ओके, राइट. एंड एक रिलेशन मैंने क्या बताया था? डेंसिटी ऑफ द एयर का मास फ्लो रेट ऑफ द एयर अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम फॉर द एयर, मैंने ये आपको बताया था. ओके, तो मास फ्लो रेट के जगह पे आप ये वैल्यू पुट करिए. सो लेटेंट हीट लोड इज जस्ट इक्वल टू रो ऑफ द ए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द एयर, एंड हियर इन ब्रैकेट 2500 अगेन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1. आप इस तरीके से पुट कर सकते हैं. ओके, अगेन लेटेंट हीट लोड को आप क्या लिख सकते हैं? लेटेंट हीट लोड को अगेन क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी ऑफ एयर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, फ्लो रेट एंड 2500 इन ब्रैकेट आप ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 लिख सकते हैं. मैंने केवल एक ब्रैकेट हटाया है, बाकी और कुछ नहीं किया. ठीक है, तो ये इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं. अगेन चलिए स्पेस डेवलप करते हैं और फाइनल इक्वेशन की तरफ चलते हैं कि इस ह्यूमिडिफिकेशन के लिए हमें फाइनल इक्वेशन कौन सा यूज करना पड़ेगा. दैट मीन्स लेटेंट हीट लोड को आप और क्या लिख सकते हैं? रो ऑफ ए लिख सकते हैं, CMM लिख सकते हैं बाई 60. दैट मीन्स इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? CMM बाई 60 आप लिख सकते हैं मिनट के फॉर्म में, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? 2500 ओमेगा 2 माइनस हाफ ओमेगा 1. यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर सकते हैं इन किलो जूल पर सेकेंड के फॉर्म में. इज इट राइट? That means you have to write your latent heat load in form of 1.2 into 2500 divided by 60 and CMM
ओके, एंड इन ब्रैकेट ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आप कोड कर सकते हैं किसमें, किलोवाट के फॉर्मेट में कोड कर सकते हैं। दैट मीन्स यू हैव टू राइट योर लेटेंट हीट लोड इन फॉर्म ऑफ व्हाट, 50 cmm, 50 cmm आप कर सकते हैं, एंड हियर इन ब्रैकेट ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आप कर सकते हैं। और ये फाइनल फॉर्मूला होगा आपके ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर योर गेट एग्जामिनेशन। For your GATE examination, this formula is very important, and here your unit is kilowatt. ठीक है, and what is the meaning of your CMM? Your CMM is nothing but volume, क्योंकि क्वेश्चन इसी के फॉर्म में आता है, वॉल्यूम फ्लो रेट के ही फॉर्म में आता है, ठीक है ना, वॉल्यूम फ्लो रेट के ही फॉर्म में आता है, ऑफ ड्राई एयर के फॉर्म में, तो इसी तरीके से आता है। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब पर मिनट, हमेशा मिनट में लेना है। कभी कभी एग्जामिनर आपको सेकंड में देगा, लेकिन वो मिस्टेक नहीं करना है, हमेशा आपको मिनट में ही कंसीडर करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलिए, अगर मैंने अभी के अभी आपको ह्यूमिडिफिकेशन बताया, तो इसी के बिहाफ पे मैं आपको डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस भी बता देता हूँ। डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में क्या होगा, बिल्कुल शॉर्टकट है। डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में ठीक इसी का जस्ट अपोजिट होगा। कोई डाउट? जो मैंने अभी आपको बताया, ये इतना जो भी चीज मैंने आपको अभी बताया, इसका जस्ट जो रिवर्स होगा वही आपका होगा ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। तो सपोज दैट अगर फोर्थ नंबर का पॉइंट अगर हम स्टडी कर रहे हैं, दिस इज आवर पॉइंट नंबर फोर्थ, तो पॉइंट नंबर फोर्थ हमारा क्या है, ह्यूमिडिफ सॉरी डी ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है ना, डी ह्यूमिडिफिकेशन, डी ह्यूमिडिफिकेशन है, दैट मीन्स व्हाट, और प्योर डी, प्योर क्यों वर्ड मैंने यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग कूलिंग नहीं हो रहा है, सो प्योर डीह्यूमिडिफिकेशन, ओके ना, यहाँ पे हीटिंग कूलिंग कुछ भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स केवल डीह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। डीह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या, कि अभी तक आप ऊपर जा रहे थे इस कर्व में, अब आप क्या इस कर्व में जाओगे, इस कर्व में अब आप नीचे जाओगे। तो सबसे पहले साइकोमेट्रिक कर्व आप ड्रॉ करिए, ये है ओमेगा की स्केल, एंड ये है आपकी ड्राई बल्ब टेम्परेचर की स्केल, दैट मीन्स टी की स्केल इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस स्केल में कांस्टेंट होते हुए आप नीचे की तरफ आइए, दैट मीन्स अब आपका इनिशियल ओमेगा 1 ये रहेगा, और ये आपका ओमेगा 2 हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अगर इस तरीके से आप चलते हो तो कन्वेंशनल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एग्जैक्टली यही फॉर्मूला होगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा, बिकॉज इस केस में ये ओमेगा 1 की वैल्यू बड़ी है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओमेगा 2 बड़ा था, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओमेगा 1 ग्रेटर देन ओमेगा 2 है, जस्ट इसका रिवर्स है। तो अब यहाँ पे लेटेंट, अब यहाँ पे लेटेंट कूलिंग लोड अगर आप लिखना चाहोगे फॉर कन्वेंशनल पर्पस, तो यू हैव टू राइट योर मास फ्लो रेट इन ब्रैकेट 2500। अगर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्योंकि ऐसा काम हमने पहले इतने में कर लिया है, तो अब मैं यही फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ, बट रिवर्स केस में लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ना लिख के मैं क्या लिख रहा हूँ, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये इस तरीके से लिख रहा हूँ, ओके। एंड T1, suppose that this is your T1 at this temperature T1, okay ना, this is your T1, so T1 and Cp of vapor and in bracket omega 1 minus omega 2, ये इस तरीके से लिख रहा हूँ, and this formula unit is in kilowatt, and this formula is useful for only conventional problem for engineering service, SSC JEE and state PSC। and अगर latent heat, sorry latent cooling लोड के बारे में अगर मेंशन किया जाए फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस, तो इसके लिए क्या आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 50 cmm लिखो, 50 cmm लिखो एग्जैक्टली, एंड इन ब्रैकेट ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ना लिख के आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, जस्ट रिवर्स लिखना है, ठीक है, आपको जस्ट रिवर्स लिखना है, इज इट राइट, आपको जस्ट रिवर्स लिखना है, ठीक है, आपको जस्ट रिवर्स लिखना है। इसकी यूनिट किस में होगी, इसकी यूनिट होगी किलोवाट में, ठीक है। एंड दिस फॉर्मूला इज यूजफुल फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस, दैट मीन्स फॉर गेट एग्जामिनेशन और ईएसी ऑब्जेक्टिव ओनली, ठीक है ना, ईएसी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है ओनली, नॉट फॉर कन्वेंशनल एंड फॉर गेट एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड ऑल्सो एज इट इज, यहाँ पे ये सीएमएम क्या है, यहाँ पे सीएमएम यही है,
volume flow rate of dry air in meter cube per minute. So my dear friends, in this way we have to observe our basic psychometric processes. And now from lecture number second, we have to analyze some different psychometric processes. ओके ना? सो लेक्चर नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे? लेक्चर नंबर सेकंड में माय डियर फ्रेंड्स हम सेम साइकोमेट्रिक प्रोसेस जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, टोटल 4 हमने साइकोमेट्रिक प्रोसेस पढ़ा। सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, ये 4 प्रोसेस पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 से हम प्रोसेस 5th के बारे में स्टडी करेंगे। हमारा प्रोसेस अब कॉम्बिनेशन पे चलेगा, ठीक है? सेंसिबल हीटिंग हमने पढ़ा था तो हीटिंग को लेंगे, एंड हमने ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन पढ़ा था तो ह्यूमिडिफिकेशन को भी लेंगे, ठीक है? ह्यूमिडिफिकेशन को भी लेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जस्ट अभी अभी के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? हमने सेंसिबल हीटिंग पढ़ा, सेंसिबल कूलिंग पढ़ा, एंड ह्यूमिडिफिकेशन पढ़ा, एंड डीह्यूमिडिफिकेशन पढ़ा। ये इतनी चीज पढ़ी। अब हमने क्या किया, इस 5वें नंबर से सेंसिबल हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन को ऐड कर दिया। इज इट राइट? मतलब यहाँ पे सेंसिबल हीटिंग भी हो रही है, साथ में ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है। तो लेक्चर नंबर सेकंड से इस 5वें नंबर के प्रोसेस से हम स्टार्ट करेंगे। टोटल हमारे पास 8 प्रोसेसेस हैं, तो 5वें नंबर प्रोसेस और 6 नंबर प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर सेकंड में, एंड लेक्चर नंबर 7th में हम 7th नंबर की प्रॉपर्टी एंड 8th नंबर की प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। Okay, my dear friends. So all the best for your examination. Have a nice day and thank you so much.